जिक्र किया था कि ना सिर्फ 1,000 रुपए इस राशि को भी बढ़ाया जाए, कम से कम 3 से 5,000 के बीच में किया जाए ताकि उनको और राहत मिले। बिल्कुल, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मनोज सिन्हा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनसे रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि अगर ये जम्मू कश्मीर यूटी है तो किसी भी दूसरी यूटी की हम मिसाल ले लें, मान लीजिए दिल्ली, वहाँ पे 2,500 रुपये पेंशन है, दूसरी किसी स्टेट की बात करेंगे वहाँ भी ज़्यादा है। तो आजकल इस दौर में 1,000 रुपये से बनता कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान की सब स्टेटें या यूटी हैं तो उसके तहत जम्मू कश्मीर को जो पास अगर स्पेशल स्टेटस रहा है कभी, तो उसका अगर दर्जा अब बढ़ा है मोदी सरकार में, तो उसकी पेंशन की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारा ये होता है कि जो समाज का गरीब और पिछड़ा आदमी है, जो लैंडलेस किसको कहा जाता है, आज से 76 वर्ष पहले अगर कस्टोडियन ने कोई 2.5 मरला किसी को अलाट की है तो वो परिवार बढ़ता बढ़ता आज तक कहाँ पहुँच गया है। उसी परिवार के 30 मेंबर हो गए हैं, तो उस 30 मेंबर में अगर एक 2.5 मरले में 3 फैमिलियाँ रहती हैं, आज उसमें 8 फैमिलियाँ हो गई हैं, तो वो भी लैंडलेस में ही आते हैं। तो ये फैसला स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हम ये जो गरीब लोग हैं यहाँ रहते हैं उनके विषय में सोचा। भाजपा की बात करें तो 9 साल बेमिसाल का जिक्र जो है वो करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं 9 सवाल कांग्रेस भी पूछते आ रही है। आज भी कांग्रेस द्वारा जो है वो मौन सत्याग्रह रखा गया सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सतवारी चौक में। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोग जो परेशान है वो पेंशनों को लेकर परेशान है और उसको लेकर जो है पवन सिंह जो कि पार्षद है वार्ड नंबर 28 के, उन्होंने और बाकी कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर जो है ये डिमांड की, एलजी साहब से गुहार की कि देखिए पेंशनों को दोबारा से शुरू किया जाए। इस सब पे चर्चा करने के लिए आज पवन सिंह जी हमारे साथ है। पवन जी, कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता की गई आपके द्वारा और कई कॉर्पोरेट्स द्वारा, जिसमें पूर्व मेयर भी जो है शामिल थे, और ये कहा गया कि देखिए पेंशनें जो बंद हुई हैं इससे लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। कईयों के पास सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन कहने को तो लगता है कि जैसे कि बहुत कम है, लेकिन उनके लिए 1,000 बहुत मैटर करता है। उनकी दवाइयों का खर्चा 100 चीज़ों के काम आती हैं। क्या लगता है कि इस पर एलजी सरकार गौर फरमाएगी और जल्द पेंशनें शुरू होने के आसार हैं? देखिए, शुक्रिया राहुल जी। एक बड़ा इस शहर में जम्मू कश्मीर में एक मुद्दा बन चुका है, जो कि जो पुरानी पेंशनें लोगों की बंद कर दी गई। जी। क्यों ये बंद हुई इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई खराबी है, खराबी हो सकती है 1% खराबी हो, लेकिन 1% खराबी के चक्कर में बाकी जो 99% लोग हैं वो सफ़र नहीं होने चाहिए। तो पेंशन आमतौर पे सरकार की एक पॉलिसी होती है कि जो विधवा बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो लाचार हैं, जिनके बच्चे उनको नहीं पूछते हैं वृद्धावस्था में, इसीलिए हमने आजकल अनाथ आश्रम भी बड़े बना दिए हैं। कोई फिज़िकली चैलेंज है, मूक बधिर जिसको हम मान लें, कोई अपंग है बेचारा जो चल नहीं सकता, इनको एक माध्यम बना है कि ये लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करें या मोहताज ना हों किसी पे, या किसी पे डिपेंड ना हो। उसके लिए सरकार की एक पॉलिसी थी कि पेंशन जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती थी। हालांकि आपने ये भी जिक्र किया था कि ना सिर्फ 1,000 रुपये इस राशि को भी बढ़ाया जाए, कम से कम बिल्कुल। 3 से 5,000 के बीच में किया जाए ताकि उनको और राहत मिले। बिल्कुल, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मनोज सिन्हा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनसे रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि अगर ये जम्मू कश्मीर यूटी है तो किसी भी दूसरी यूटी की हम मिसाल ले लें, मान लीजिए दिल्ली, वहाँ पे 2,500 रुपये पेंशन है, दूसरी किसी स्टेट की बात करेंगे वहाँ भी ज़्यादा है। तो आजकल इस दौर में 1,000 रुपये से बनता कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान की सब स्टेटें या यूटी हैं तो उसके तहत जम्मू कश्मीर को के पास अगर स्पेशल स्टेटस रहा है कभी, तो उसका अगर दर्जा अब बढ़ा है मोदी सरकार में, तो उसकी पेंशन की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये बजाय 2,500 के अगर है तो जम्मू को जो जिसको हम मुकुट मनी कहते हैं, सर का ताज कहते हैं भारत का, तो यहाँ मिनिमम ये बुज़ुर्गों की या विधवा बहनों की 5,000 रुपये पेंशन ज़रूर होनी चाहिए, जिससे ये भी कोई राहत की सांस ले सकें। तो इसलिए मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे जितने भी माननीय पार्षद गण, ये सभी ने फैसला लिया कि इस विषय में एक प्रेस वार्ता की जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे तक ये बात नहीं पहुंच रही है, और प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि ये जो मीडिया है ये सच्चाई का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से ये मुझे लगता है कि एलजी साहब के माध्यम तक ये बात पहुंची है और इसका जल्दी हल होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर वाकई इन बेसहारा लोगों को, विधवा बहनों को अगर कोई गिफ्ट देना है
तो पेंशन बहाली के साथ साथ इनको अगर 5,000 रुपया कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा समाज में मैसेज जाएगा कि जिसने गरीबी देखी है ना, वो गरीबी समझ सकता है। पवन जी, आपने एक और वादा जो है अपनी जनता से भी किया है कस्टोडियन को लेकर। आप लगातार एक लंबी जंग लड़ते आ रहे हैं, लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आप लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि कस्टोडियन को उनका मालिकाना हक जो है वो जल्द मिल जाएगा? कस्टोडियन डिपार्टमेंट जल्द ख़त्म होगा। ये अब बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंच गई है और इस पर फैसला लेना बाकी है। मैं चाहता हूं कि अगर धारा 370 और 35A के तहत अगर सारे ही यहाँ पे कानून निरस्त कर दिए गए हैं तो ये कस्टोडियन जो कानून है, जो ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनका किसी प्रकार का कोई इतिहास ही नहीं है, जो इस देश में के नहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कस्टोडियन लैंड पे लोग बसाए गए थे, ये भी सरकार ने बसाए थे। तो आज तक वो 75-76 वर्षों से किराए पे क्यों? ये कौन सी ऐसी सरकारें थी जिन्होंने ऐसा फैसला लिया कि ये कस्टोडियन के रूप में एक डिपार्टमेंट बना दिया कि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ये यहाँ पे किराएदार रहें, अपने घर में किराया अपने घर। अभी 370 के तहत ये हमारी सरकार ने यहाँ पे गोरखा समाज को, रिफ्यूजी भाइयों को, वाल्मीकि समाज को नाना प्रकार के फ़ायदे दिए हैं। ये भी एक जो कड़ी है, ये 370 और 35A के तहत आती है। इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म करके, इसको अबॉलिश करके लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। ये जो दूसरी पार्टियां बड़ी चर्चा करती हैं, ये है, वो हो गया, फलाना हो गया, तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी को कोई नौकरी नहीं दे पाते तो ये कस्टोडियन में रहने वाले लोग जो हैं, अगर इनको मालिकाना हक दे दें तो इनके जो बच्चे हैं ये कम से कम कोई अपना काम चला सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कस्टोडियन मकान में मैं रहता हूँ तो उस कस्टोडियन मकान में उसको मैं की कोई भी सुविधा नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं किराएदार हूँ। अगर हम इनको मालिकाना हक दे दें तो मैं बैंक से कोई ऋण लेके या अपनी बिल्डिंग या अपने ज़मीन की मॉर्गेज करा के अपने बच्चों को कोई ना कोई कारोबार दे सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और ख़ासकर अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो खासकर JNK को उस समय देख रहे हैं हर अफेयर्स में, तो मैं चाहता हूं कि इस कस्टोडियन जो डिपार्टमेंट है इसको ज़्यादा नहीं लटकाना चाहिए, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक और ऐलान हाल ही में किया था कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिन गरीब लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनको 5-5 मरला जो है ज़मीन मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि इस पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि देखिए जी, भाजपा सरकार जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ पर बसाना चाहती है, उनको ये मालिकाना हक देना चाहती है, ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। इस तरीके से जो है महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, LG साहब ने कहा कि उनको 5-5 मरले मुहैया करवाई जाएगी, जिनके पास जो मतलब लैंडलेस हैं। लेकिन उसी चीज़ को महबूबा मुफ्ती एक अलग नज़रिए से लोगों के सामने पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पर बसाने की सोची समझी साजिश जो है वो भी भाजपा कर रही है। देखिए, मैं इस तरह की राजनीति में नहीं पढ़ता हूँ। राजनीति मेरा पेशा नहीं, मैंने आपको आगे भी कहा था। हमारा ये होता है कि जो समाज का गरीब और पिछड़ा आदमी है, जो लैंडलेस किसको कहा जाता है? आज से 76 वर्ष पहले अगर कस्टोडियन ने कोई 2.5 मरला किसी को अलाट की है तो वो परिवार बढ़ता बढ़ता आज तक कहाँ पहुँच गया है। उसी परिवार के 30 मेंबर हो गए हैं, तो उस 30 मेंबर में अगर एक 2.5 मरले में 3 फैमिलियाँ रहती हैं, आज उसमें 8 फैमिलियाँ हो गई हैं, तो वो भी लैंडलेस में ही आते हैं। तो ये फैसला स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हम ये जो गरीब लोग हैं यहाँ रहते हैं उनके विषय में सोचा, और ये जो 5 मरला इनको अगर प्लाट मिल जाए सबको, तो मुझे लगता है कि ये भी राहत की सांस लेंगे। अगर यहाँ पे तो शहर जो बसा हुआ है, आप देख रहे हैं, नई बस्ती लगा लीजिए, डगियाना लगा लीजिए, गंगयाल लगा लीजिए, कोई भी इलाका, संजय नगर है, बेली चराना है, नरवाल पाइन है, यहाँ 2-2 मरले में लोग रह रहे हैं, 8-8 फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं। एक बात को देखने का नज़रिया अलग अलग है, उसको पोर्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग है, या फिर लोगों को समझाना या फिर दुविधा में डालने का तरीका अलग अलग नजर आ रहा है। सरकार का काम होता है लोगों को राहत देना, तो अपोजिशन काम होता है क्या? लोगों को गुमराह करना। बिल्कुल, ये गुमराह नहीं। अगर किसी आदमी को 5 मरले की प्लाट दिया जा रहा है जिसके पास लैंडलेस आदमी है कोई भी, तो ये इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें अगर कोई और अच्छा करना तो अपना जरूर विचार रखना चाहिए, बजाय उसको क्रिटिसाइज़ करने के। कोई मौन धरना दे रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई कहता है पाकिस्तान से बात करो। मतलब मुझे ये लोगों को बलगा रहे हैं।
लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं ऐसा हुआ? हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बेहतरीन कामयाबी मिली, 40 से ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, जो कि प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पर शांति भंग करने की, माहौल बिगाड़ने की। तब क्यों नहीं ये कश्मीर के लीडरान जो हैं, सेंट्रल कश्मीर के लीडरान हैं, ट्वीट करके शाबाशी क्यों नहीं देते सिक्योरिटी फोर्सेज को? क्यों नहीं ट्वीट करके ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, या फिर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है? ये ट्वीट करने का समय होता है कि देखिए ये मासूम है, पत्थरबाज मासूम है, इनको रिहा कर दीजिए, लेकिन अपनी इंडियन आर्मी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अप्रिशिएट नहीं करते। जिस आदमी में देश भावना होती है ना, कोई देश की बात सोच सकता है। कहते हैं ना, हमारी पार्टी का है कि सेल्फ लास्ट है, हमारे में, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ लास्ट है। इनके लिए सेल्फ लास्ट है। परिवारवाद बार बार हम कहते हैं कि परिवारवाद है इनमें। ये सोचते हैं उन लोगों की जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं। आतंकवाद का जो गढ़ बन चुका था ये जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी जब से 9 वर्षों से आई है सत्ता में, इसने उस आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया है। आज कहाँ, मुझे बताइए, हड़ताल होती है? कहाँ बंद होता है कश्मीर? कहाँ आज पत्थरबाज? और ये सिफारिश करते हैं उनकी कि उनको छोड़िए जिन्होंने देशद्रोह का काम किया है। और जो पुलिस और शहीदों पे ये कोई ट्वीट नहीं करते हैं, बलिदान देते हैं। हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है, इन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया है। इसलिए आज मोदी सरकार ने, कोई स्कूल है, कोई हाई सेकेंडरी है, कोई चौक है, इन शहीदों के नाम से रखा है कि उन्होंने देश के लिए अब एक अभूतपूर्व काम किया है। जो जान से ज़्यादा प्यारा किसी कुछ नहीं होता। जो अपनी जान निछावर करके देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए जीते हैं, वो इंसान होते हैं, वो देशभक्त होते हैं। इनमें कौन सी देशभक्ति है? अपने बच्चे इनके पता नहीं कहाँ फॉरेन में पढ़ रहे हैं, बात करते हैं ये, और ये मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां हमसे मुकाबला करें, हमारे कामों से मुकाबला करें, लेकिन ये लोगों को बरगला के, कोई मौन व्रत रख के, कोई प्रोटेस्ट करके, कोई 5 मरले अगर सरकार दे रही है तो उसका स्वागत कीजिए। उस पर लोगों को बरगलाना ये अच्छी बात नहीं है। देश में की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ या उसके खिलाफ करना, ये भी एक देशद्रोह है। भाजपा इलेक्शन के लिए तैयार है? भाजपा हमेशा तैयार है, कभी भी आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वो है। के चुनावों में फिर देरी क्यों? आखिरकार क्यों उसको डिले किया जा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब शायद 2024 के साथ ही करवाएं? देखिए, आप दोष भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक सरकारी होगा, उन्होंने फैसला लेना था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात देखने होते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय हम चुनाव कराने की स्थिति में हैं या नहीं है। इस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए। हालांकि उन्होंने यहाँ पर आकर 9 साल में भाजपा सरकार ने क्या कुछ किया उसके बारे में जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही लोकल बॉडी के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, डीडीसी, बीडीसी, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनकी तैयारी भाजपा कहीं ना कहीं शुरू कर चुकी है। भाजपा हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। ये समय पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है। पहले भी जब अमरनाथ यात्रा चलती थी तो क्या होता था? आतंकवाद से ग्रस्त। आज बताओ ना, परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी टाइट है। और ये लोगों को उस चीज़ का मतलब कि ट्वीट करना चाहिए कि इस बार हमारे जम्मू कश्मीर में बेहतर अमरनाथ यात्रा हो रही है। बजाय उसके ये दूसरे मुद्दों को ले लेते हैं। महंगाई होगी, हाय तौबा हो गया, गैस सिलेंडर बढ़ गया। आप इस समय कौन से युग में हैं? आप 2023, 2024 और हमारा जो देश है, भारत देश, ये विश्व गुरु बनने की राह पे जा रहा है। और जब आप देखिए ना, विदेश में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, आज से पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, क्या होता था वहाँ पे? पूछता नहीं था कोई। और पुरानी जो सरकारें थी, उनके प्रधानमंत्री, उनके प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में आके गिड़गिड़ाते थे इन अलगाववादियों के आगे कि हमसे बात कीजिए। वो कहते थे पहले पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? हमारा देश भारत है, हम भारत में रह के अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। इसीलिए ये जो कमज़ोरी थी, इनकी हार का कारण बनी और देश की जनता समझ चुकी है। आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है और देश की पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर में देखिए ना, डेवलपमेंट किसी भी रूप में आप आ जाएं, चाहे वो सड़क के मामले में आ जाएं, चाहे स्मार्ट सिटी के मामले में आ जाएं। मैं कह रहा हूँ कि ये कहते हैं स्मार्ट सिटी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो स्मार्ट सिटी तो पहले, आज से 20 साल पहले भी बन सकती थी, 30 साल पहले क्यों नहीं किया? लाइट मेट्रो कभी सोचा नहीं था किसी ने, बातें करते थे, कहते जी हमने आर्टिफिशियल झील बनानी है, बनाई उसकी 20 साल पहले की, चल रही, आज तक बन नहीं पाए। अब हमने कहा कि तभी रिवर फ्रंट को हमने बनाना है, लगा हुआ काम। तिरुपति बालाजी का मंदिर, जम्मू मंदिरों का शहर है। यहाँ पे सुबह कहते हैं ना, ये गुरुद्वारों में गुरबानी पढ़ी जाती है, मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं।
नमाज अजान होती है यहाँ पे, गिरजाघर में घंटियाँ बजती हैं, ये वो जम्मू शहर है। और ये दूसरियाँ पार्टी धर्म और जात में बांटकर राजनीति करना चाहती है। ये इनकी जो रोटियां सेकना चाहते हैं, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। जितने मर्जी मौन व्रत पे बैठे, कुछ नहीं होने वाला। खैर जितने मर्जी मौन व्रत पे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और ये भारत जो है ये आगे के 2047 की अगर बात करें तो ये वाकई, अगर आपने देखा जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के कार्य जो है बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। नितिन गडकरी जी की बात करें, वो तो अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो समय सीमा से कई महीनों पहले ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो तरक्की ज़रूर हो रही है, डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर कोई स्वागतीय कदम जो लोगों के बेनिफिट के लिए हो तो उसको एज ए ऑपोजिशन में भी बेनिफिट ध्यान में जरूर बात रखनी चाहिए। पहले गानों के रूप में भी आता था, कहते हैं भारत देश महान, ये धरती है माँ हमारी, हम इसकी संतान। जिस आदमी के जहन में ये चीज़ आ जाएगी, उसमें राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अपने आप जागेगी। बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति अपने आप जागेगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर के हित के लिए हो रही है या हिंदुस्तान के हित के लिए हो रही है तो उस कदम को, चाहे आप ऑपोजिशन में भी हो ना, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सियासत जो है वो सियासी अखाड़े में खूब खेलिए। अगर आप इलेक्शन का दौर आता है तो आप खुल के लोगों को आप बता सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया था और क्या करने वाली है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रहित में कोई बात हो, उसमें एकजुट हो जाना चाहिए। देखते हैं चल वन इंडिया। राहुल खत्री, नमस्कार।